अगर आपके कदम डगमगाएंगे, फेस देखेंगे, केस नहीं देखेंगे, बेसिकली आपको तो लोग अच्छा कहेंगे, ना कि ऐसे जुआरिये, ऐसे खोर या जो भी मक्कारी या कमारबाज ये जुआ एप्स या गलाजत मेरे वतने अजीज के बच्चों को सिखाते हैं, बाज आ जाएं। कानून हरकत में आ चुका है। डकी भाई को आपने उठाया, उसका जिस्मानी रिमांड आज भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2 दिन का जिस्मानी रिमांड। 2 दिन का, वेरी ट्रू। हाँ, टोटल 17 दिन का हो जाएगा इन 2 दिन को मिला के। 15 दिन हम अवेल कर चुके हैं। नजर आया मोबाइल फोन से, लैपटॉप से 3,20,25,000 USDT जो इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अगेंस्ट $10,000, $15,000, $20,000 दिए जाते थे। इस तरह जो इसके बैंक अकाउंट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट हमें मिलने के बाद कि हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो इनको करोड़ों रुपया एक रात में गिफ्टिंग कर जाता है। वो आवाम समझती है जो इनके फॉलोअर्स हैं कि ये कितने कीमती ये हीरोज हैं हमारे। रजब भट्ट मनी लॉन्ड्रर, मिस्टर पतलू मनी लॉन्ड्रर, डकी भाई मनी लॉन्ड्रर, खवातीन टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स मनी लॉन्ड्रर, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक वे है कि गाड़ियां लेने के लिए, और हम तो बस बैठे होते हैं, तो इनके पास कौन सी गीदड़ सिंगी है, कौन सी टेक्निक है जो ये रातों रात वो गाड़ी लेके मोटरवे पे जा रहे हैं, टांगे ऊपर रखी हैं, सो रहे हैं। पहला नाम है ना सादुर रहमान उर्फ डकी, उस पे अभी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीडिंग हमने स्टार्ट की है। 5-6 लोग हैं जिनके घेरा तान हो रहा है, और इन्हीं की आवाजें आ रही, मेरी क्यों नहीं आ रही आवाज? नहीं 5-6 नहीं है, काफी हैं। खवातीन भी हैं, काफी हैं जी, हैं खवातीन भी हैं। एक नोटिस भेजे आपने? जी, एक खातून को तो भेजा हुआ है, कोई इकरा कमल है एस्ट्रोलॉजी वाली, वो कल पेश हो रही है अपना मौक़िफ़ देने के लिए। वीडियोस भी आपको मिली है खवातीन के साथ, जिससे वीडियो लीक्स हो रही हैं, और कुछ खवातीन ने रजब भट्ट वगैरह पे भी इल्जामात लगाए हैं कि जी मेरी वीडियोस बनाते थे और मेरे जिनसी इस्तेसाल करते रहे। कोई ऐसी चीज़ आपको? ये रजब भट्ट कैसे चला गया पाकिस्तान से बाहर? जहाज में बैठा और चला गया। कह रहा मैं पाकिस्तान आऊंगा तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गया। हाँ, तो फैसिलिटेट नहीं कर दिया वो नहीं, पहले हमने उसको बता दिया वो पाकिस्तान आएगा। गैमलिंग के केस में तो उसको अभी कॉल ही नहीं किया गया था, शहरी की दरखास्त पे वो आया, आकर अपना मौक़िफ़ दिया और चला गया। वो अपने पाकिस्तान में बहन भाइयों से, पेरेंट्स से, इस लैंड से दूर कोई कैसे रह सकता है? जब आएगा गिरफ्तार हो जाएगा। इमरान रियाज खान के क्या स्टेटस है? इंटरपोल को लिखा आपने? जी, इंटरपोल के थ्रू डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, जिनका मुंह नहीं खुलता हमारे हमसाया दुश्मन मुल्क इंडिया के खिलाफ। वसीम अकरम साहब से राबता हुआ, सोशल मीडिया की खबरें हैं सारी, फजूल खबरें हैं। मारिया बी ने जो वीडियो बनाई थी, जी मारिया बी के अगेंस्ट हमारे पास एक कंप्लेंट है, उन्हें हमने नोटिस डाला हुआ है, उनका मौक़िफ़ लेने के लिए वो आकर मौक़िफ़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर, और पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मुतारिफ करवाना है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज हम ऐसी जगह पे मौजूद है जो वाकई बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत से लोगों के लिए वो खौफ की अलामत बन चुके हैं। और जाहिर है कि जब आप किसी अच्छे काम का कॉज करते हैं और लोगों को आप उस हिसार में लाना चाहते हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं या उनके जज्बात के साथ खेलते हैं, तो फिर आपकी मुखालिफत भी होती है। लेकिन जब मेरी ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हुई तो मुझे लगा वो बहुत ही मीठे आदमी हैं, तो अभी उनसे जानेंगे कि वो खौफ की अलामत एक्चुअली किन लोगों के लिए हैं और वो क्या कर रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में, और उनके सरबराह एडिशनल डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज चौधरी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। थैंक यू कामरान। अच्छा सर, सबसे पहले अभी जब मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था, आप बड़े हम्बल, बहुत ज़्यादा पोलाइट, तो जब मैं आपका काम देख रहा हूँ तो वो एक बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी है, तो ये दोनों को आप बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए, हर इंसान को हम्बल, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। आपका GNN का और कामरान आपका शुक्रिया कि आप इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं और सोसाइटी बिल्डिंग के लिए एक अहम किरदार अदा करते हैं। रही बात जो आपने कहा खौफ, तो खौफ इंसान का नहीं होना चाहिए, कानून का होना चाहिए, डेटरेंस लॉ की होनी चाहिए रियासत के अंदर। इस कुर्सी पे आज मैं बैठा हूँ, कल कोई और बैठा होगा, परसों कोई और बैठा होगा, लेकिन ये कुर्सी और इसका बंदा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो आपको मैंडेट दिया गया है, जो आपको पीका एक्ट दिया गया है, जो आपको लास्ट वीक में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दिया गया है, वो उसको इम्प्लीमेंट करना, ट्रू स्पिरिट ऑफ स्टेट जो रियासत की स्पिरिट है, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपके कदम डगमगाएंगे, अगर आप फेस देखेंगे, केस नहीं देखेंगे, तो बेसिकली आपको तो लोग अच्छा कहेंगे, लेकिन वो जो कानून होगा
वो बहुत नीचे पसे पुश्त डालते चले जाएंगे। अभी भी जो डेटरेंस क्रिएट की है वो मैंने सोसाइटी के उन बच्चों के लिए की है जो 6 साल से 16 साल तक का स्पेशल चाइल्ड है, जिसने पढ़ना है। इस वतन अज़ीज़ का मुस्तकबिल है, इस वतन अज़ीज़ के मुस्तकबिल ने फलना फूलना है, ना कि ऐसे जुआरिये, ऐसे या जो भी मक्कारी या कमारबाज ये जुआ ऐप्स या गलाजत मेरे वतन अज़ीज़ के बच्चों को सिखाते हैं। तो आपके GNN के तवस्सुस से मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, बाज आ जाए, कानून हरकत में आ चुका है। अब तुम सब की किस्मत में जेल लिखी है और तुम लोगों को हिसाब देना होगा रियासत पाकिस्तान को कि कितने जुआरियों से तुमने क्या फ़ायदे लिए हैं, कितने डॉलर्स कमाए हैं, कितना वतन अज़ीज़ के बच्चों को तुमने नुकसान पहुंचाया है, जो कि ट्रिलियन, मैं कहता हूं कि अरब नहीं, 2 अरब नहीं, ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हो रहा है मेरे वतन अज़ीज़ के मुस्तकबिल का, जो आपको आइंदा चंद सालों के बाद नज़र आना था इनके असरात की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनका कला कमा किया है और अब इनको पनपने नहीं देंगे। सब कानून जब लफ्ज़ आता है, लॉ, बड़ी बहसें होती हैं कि कानून पर अमल दरामद कैसे होगा। कवानीन तो होते हैं, देखिए लाल बत्ती पर मुझे रुकना पड़ेगा, जब मैं तोड़ूंगा मुझे फाइन होगा, और उसके बाद हमने देखते हैं कि कानून के बाद फिर हम सिंपैथी लेना चाह रहे होते हैं। एक टर्म इस्तेमाल होती है मैनेज करना, तो ये लोग मैनेज करते हैं। मैंने एक वकील साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने डकी भाई के खिलाफ ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, उन्होंने तो उधर बैठे सजा दे दी। तो मैंने कहा अगर वो आपको बतौर क्लाइंट काले कोर्ट वाला देख के कि आप मेरी वकालत करें तो आप उनका केस लेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल दूंगा, वो मेरे क्लाइंट है। तो मैंने कहा वो फिर केस आपको तब देंगे कि आप केस हारने के पैसे लेंगे। तो अब यहाँ पे वो आए बाई शाही कर रहे हैं। तो मैं ये कानून देखें, आप यहाँ पर एक बड़ी सीट पे बैठे और आपने उन लोगों पर हाथ डाला जो नस्ल को खराब कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ यही लोग हैं? जब पीछे से जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग तो बहुत सारे सियासतदानों के नाम उसमें आते रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे क्योंकि हमारे, लेकिन नाम आते रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। मॉडलिंग जो करते हैं खवातीन, उनके नाम आते रहे हैं। तो आप सबके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं कि सिर्फ ये टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ है। देखें, इनमें से चाहे कोई किसी भी ओहदे पर फाइज हो, चाहे कोई कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर भी क्यों ना हो, अगर वो साइबर के क्राइम में आता है तो फेस नहीं केस देखा जाता है यहाँ पे। एक बात ख़त्म। सेकेंडली, जो आपने कहा कि ये इतने यूट्यूबर्स हैं, ये कर रहे हैं, तो ये इनका, ये आप देखें ना, अब वो कहाँ पे हैं? उनकी किस्मत में हथकड़ियाँ, हवालात, जेल लिखा है। जो ये पैसा कमाया है वो भी सारा रियासत पाकिस्तान में सरेंडर हो जाएगा। और जो उन्होंने इतनी मेहनत से पहले अपनी इतनी फ़ैन फॉलोइंग ली थी, ये लोग कब करते हैं? फ़िरौन कब बनते हैं लोग? जब उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब वो कहते हैं कि हम मादर पिदर आज़ाद हो गए हैं, खुमार में रहते हैं, अब हम इलीगलिटी भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और सेकेंडली, ये जो सट्टेबाज या जुआ की ऐप्स वाले लोग हैं, वो मुझे और आपको तो ये चीज़ नहीं देंगे, क्योंकि मेरी कौन सुनता है? वो ऐसे लोगों की देंगे जिनकी बच्चे सुनते हैं, जो उनका टारगेटेड मार्केट है। जैसे हमारी इन्फ्लुएंसर लड़की हैं, मुख्तलिफ ब्रांड को पॉजिटिवली प्रमोट कर रही हैं, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करते, हम इनको कभी भी कुछ ना कहते। लेकिन जो रियासत के कानून के ख़िलाफ़ चलेगा, मनी लॉन्ड्रिंग करेगा या ऐसे जुआरियों से मफादात लेकर अपने वतन अजीज़ रियासत पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पे लगाएगा, तो फिर उनके साथ यही होगा। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ अर्जा सराई करेगा तो शायद उसकी सज़ा करेगा। लेकिन सवाल चॉइस साहब यहाँ पे एक और पैदा होता है। ये डकी भाई को आपने उठाया, अब उसका जिस्मानी रिमांड आज भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2 दिन का जिस्मानी, 2 दिन का, वेरी ट्रू। हाँ जी, टोटल 17 दिन का हो जाएगा इन 2 दिन को मिला के। अच्छा, 17 दिन का हो जाएगा। 15 दिन हम अवेल कर चुके हैं। ठीक, कुछ नजर आया मोबाइल फोन से, लैपटॉप से कोई चीज़ आपको मिली है अथेंटिक के, जिसकी बेस पे आप ये कह सकते हैं आई हैव डन अ ग्रेट जॉब? जी, देखें, जब हमने सेकेंड रिमांड के बाद कोर्ट ऑफ लॉ में उन्हें पेश किया मुलज़म को, तो हम 3,20,25,000 USDT, जो कि इसके डिजिटल वॉलेट में इन्हीं जुआरियों ने इनको पैसे लगवाए हुए थे, जो इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अगेंस्ट $10,000, $15,000, $20,000 दिए जाते थे, वो इसके डिजिटल वॉलेट में से हमने अनर्थ करके
कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। हमने इसके डिजिटल वॉलेट में से वो अपने वॉलेट में जो सरकार का होता है उसमें अनर्थ करके प्रॉपर उसको फ़र्द मकबूजगी बनाकर कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह जो इसके बैंक अकाउंट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट हमें मिलने के बाद, उसका भी इजाज़त मिलने के बाद कि हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हमने FBR को भी खतूत लिखे हैं कि ये टैक्स कितना अदा करता था। फिर हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को ख़त लिखे हैं कि इसकी लैंड पाकिस्तान में कहाँ कहाँ है। इसी तरह हमने स्टेट बैंक को खतूत लिखे हैं कि इसके कोई बैंक अकाउंट्स जिस इसमें भी हैं या जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं, जो इसके डायरेक्ट इसके फ्रंट मैन के तौर पे हो सकते हैं, जो कि इसके बेनामीदार हों, जिनके नाम पे ये पैसे रख रहा हो और वो इनको सपोर्ट कर रहे हो। एक्चुअली जितने एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स को प्रॉप किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और मैं आपके कैमरों के तवस्सुस से आप GNN को बताना चाहता हूँ कि ये केस एक मिसाली केस बनाऊँगा। इसका एक पूरा लाइफ साइकिल होगा कि इसने गैम्बलिंग गेम को कैसे प्रमोट किया, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे प्रमोट किया, और फिर मनी लॉन्डर्स जो हैं वो इनके साथ कैसे कॉन्टेक्ट्स में आते थे। और ये जो टिकटॉक लाइव और मुख्तलिफ लाइव जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जो गिफ्टिंग होती है, आपने सुना होगा कि जी 10-10 लाख 20-20 लाख एक ही बंदा, क्या ये इतने मतलब कहने का कि इम्पोर्टेंट है कि कोई इनको करोड़ों रुपया एक रात में गिफ्टिंग कर जाता है। वो आवाम समझती है जो इनके फॉलोअर्स हैं कि ये कितने कीमती ये हीरोज़ हैं हमारे। जब कोई परफ्यूम गिफ्ट नहीं करता और ये लोगों को मैं हैरान होता करोड़ रुपया करोड़ वो इसमें इनका हिस्सा होता है। वो करोड़ रुपया इनका नहीं होता जो इन्हें गिफ्ट आता है एक दिन के पूरे प्रोग्राम में, या करोड़ों रुपया जितना भी होता है उसमें से 20-25-30% जिस पर भी इनकी सौदेबाजी होती है वो होता है ये ब्लैक मनी वाले लोग होते हैं जो ब्लैक मनी इनको एज अ गिफ्ट करते हैं, और फिर ये वही एक साइकिल में से लॉन्डर होकर वापस उन्हीं के अकाउंटों में चली जाती है और वो वाइट मनी कहलाती है। तो इस तरह के तमाम जो सिनेरियोज डिजिटल ईरा में, साइबर स्पेस में जो आजकल क्राइम हो रहे हैं, उनके लिए आपके कंट्री के अंदर रियासत पाकिस्तान ने महसूस किया कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए। और ये इसी साल एक अलग से अदारा मार्ज़ वजूद में आया है और इसने ये कार्रवाई की है। और आपके तवस्सुस से इंशाल्लाह हम साइबर स्पेस पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी साइबर पेट्रोलिंग टीम्स उसको डे एंड नाइट मॉनिटर कर रही है। लेकिन जो सब अगर आप ये काम कर देते हैं तो चूंकि यही परफॉर्मेंस, यही मेडल जाएगा और मिसाल जाएगा कि ये पहले साल की परफॉर्मेंस ये है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। अगर आप ये नहीं करते तो आपको पता, आप भी जवाब दें आवाम को कि आपने उनके फॉलोअर्स को उठाया। लेकिन सवाल एक और है, आपने इनका लैपटॉप बरामद किया और मोबाइल फ़ोन्स आए, फॉरेंसिक हो रहा होगा, उसका एक प्रोसेस है आपका। कोई वीडियोस भी आपको मिली है ख़वातीन के साथ जिस तरह वीडियो लीक्स हो रही हैं और कुछ ख़वातीन ने जिस तरह रजब भट्ट वगैरह पे भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि जी मेरी वीडियोस बनाते थे और मेरे जिनसी इस्तेसाल करते रहे? कोई ऐसी चीज़ आपको मिली है मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप? जी वो सरे दस्त हमारा मैंडेट नहीं है। आपने FIR में दफ़ात पढ़ी हैं कि हमने इसको फाइनेंशियल फ्रॉड और मुख्तलिफ़ किस्म की जो फोर्जरीज़ और डिफरेंट किस्म की जो है ना क्राइम में पकड़ा है, उसमें मोडेस्टी ऑफ वुमेन और इस तरह की कोई दफ़ा नहीं है। अच्छा। तो जो हमारा एक तरीका कार होता है, किसी भी शहरी को जिस केस में गिरफ़्तार किया जाता है उस केस की नेचर के मुताबिक हमारा तफ्तीशी अफसर एक स्कोप लेटर बनाता है उन डिजिटल गैजेट्स के लिए। उसमें वो लिखता है कि इसके अंदर से इस नेचर की जो चीज़ें हैं वो हमें एक्सट्रैक्ट करके दे दें। फिर हमारी एक फोरेंसिक लैब है जो कि 2008 से है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के वहाँ पे बड़े ही मतलब टेक्निकल स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जो वो उसको एनालिसिस करके डाटा दे देते हैं। ये जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हमारे स्कोप का हिस्सा ही नहीं है। अच्छा, किसी की इस केस में ये हमारा मैंडेट नहीं है। हमने किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना है, उसकी रिस्पेक्ट को उसको रिस्टोर करना है, उसको सस्टेन रखना है, ना कि उसको हमने माशरे में जलील करना है या जलालत की इस तरह की खबरें निकालनी है। लेकिन अगर कोई एप्लीकेंट आ जाती है आपके पास उसी केस में कोई खातून आ जाती है कि जी ये मेरे वीडियोस बनाई थी ये वो, देन व्हाट विल बी योर रिस्पांस ऑन दैट? देन जो आपने क्वेश्चन किया उसके मुताबिक फिर स्कोप लेटर नया बनेगा, उस कंप्लेंट के सवालात के मुताबिक उसके अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है हर मुल्ज़म का,
उसमें से जो भी अगर उसके रेलिवेंट चीज़ें निकल आएँ, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट है, सेक्सुअली अब्यूज़ है, मोडेस्टी ऑफ वुमेन के अगेंस्ट है, कोई पोर्नोग्राफी कंटेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर डेफिनेट वो निकाले जाते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द लॉ निकाले जाते हैं, वो पब्लिकली नहीं होते। आज तक 2008 से ऐसे हज़ारों केस है, जो आपने पर्टिकुलर सवाल पूछा है, हमारी मियाँ बीवी के मामलात में ऐसी केसेस आते हैं, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के आते हैं, मुख्तलिफ शोबा है जात के लोगों के आते हैं, लेकिन आपने कभी सुना कि हमने किसी की मोडेस्टी पे उसको किया हो? ये अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया है, और इसके साथ साथ हमारे कानून में है कि आपने किसी भी नेचुरल पर्सन की मोडेस्टी को, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना अपनी ख़बर के लिए, अपनी न्यूज़ के लिए, या किसी भी अपनी फेम के लिए। आपने उसकी प्राइवेसी को हमेशा मतलब महफूज रखना। ये आइडियली बात आपकी बहुत ठीक है, फैक्चुअली बात ये है, लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव है कि सोशल मीडिया पे सारा कुछ आ जाता है। हम जर्नलिस्ट ग्रुप से हैं, हमारे पास कई वीडियोस आ जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि यार ये कैसे बनी होगी, क्या होगा। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सोसाइटी इससे मुतासिर होती है। जो बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आगे कुछ करना है, वो मुतासिर होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, वो मुतासर हो ना हो, एक बात को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ यहाँ तक सवाल का। नोबडी हैव राइट कि वो किसी की भी न्यूडिटी को शेयर करे, तो हम उसका पार्ट लॉफुल होकर कैसे बन सकते हैं? हम तो सोसाइटी को मना कर रहे हैं कि जो ये गलाजत फैला रहे हैं उनको पकड़े, हम उनको पकड़ रहे हैं। अगर वही काम लॉफुल अदारे में बैठकर हम करेंगे कि हम लोगों की पगड़ियाँ उछालेंगे, लोगों की ज़ाती ज़िंदगी को देंगे, ना तो आपको बताता चला जाऊँ आपके चैनल की तवज्जो से तमाम सोसाइटी को कि ना तो ये आपके पाकिस्तान का, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, एक इस्लामी कंट्री है, ना तो वो अलाउ करता है, ना आपका मज़हब इस्लाम अलाउ करता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तमाम कवानीन इस्लाम की रूह के मुताबिक हैं। जो इस्लाम के अंदर चीज़ ममानियत है उसके लिए कानून मौजूद है, और कुछ चीज़ें अगर ऐसी हैं जिन पे कानून पाकिस्तान का साइलेंट है, लेकिन हमारा मज़हब उसको हमें उस रिस्पेक्ट को और उन चीज़ों को करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, हमें वो माननी चाहिए। इसके लिए एप्लीकेंट का होना जरूरी है किसी केस में? क्या खुद भी आपकी एक टीम है वो वॉच कर रही है और आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो आप खुद उसको गिरफ्तार कर रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, जनरली पोर्नोग्राफी ट्रैफिकिंग नेट पे हो रही है तो उसको हम पकड़ते हैं, बट किसी की नेचुरल पर्सन की अगर वो कोई न्यूडिटी कोई शेयर करता है तो नेचुरल पर्सन शुड बी या कंप्लेनर। तो फिर तो बहुत काम करना पड़ेगा आपको। जिस्म फरोशी सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में होती है, वो तस्वीर वीडियोस भेजती हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जिस्म फरोशी के अड्डे चल रहे हैं, तो वो हमें कंप्लेंट करें ना, जो उनका विक्टिम बन रहा है। हमारे पास कोई कंप्लेनेंट आएगा तो हमें पता चलेगा ना। एक तो कोई चीज हासिल करना चाह रहा है, कंप्लेनेंट नहीं उम्मीदवार है, वो उसको अप्रोच कर रहा है और वो पैसे ले रही हैं, तो कंप्लेनेंट कौन आएगा? अगर आपको ये खबरें मिलती हैं कि ये ग्रुप इस चीज देखिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई आप जैसा बंदा भी हो सकता है जो वो क्राइम करने के लिए या उनसे वो लज्जत हासिल करने के लिए उस ग्रुप में नहीं है, उसको पकड़ने के लिए तभी हमें होगा ना। आप देखें 50 लोगों का एक ग्रुप है, अब हमारे पास तो कोई ऐसे मौकल नहीं है कि वो चेक कर सकें कि उस ग्रुप में वो क्या कंटेंट शेयर कर रहा है, तो 50 लोग जो हैं वो उन्हीं का ग्रुप है ना। बिल्कुल ठीक है। तो अब उनमें से कोई ना कोई आकर हमारे पास कंप्लेनेंट बनेगा, अपने मोबाइल से इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेगा, तो ही कार्रवाई आगे अमल में लाई जा सकती है। वो जो जनरली एक है वो तो आप उस तरह से डील कर लेते हैं ट्रैफिकिंग के मामला, लेकिन अगर कोई इसमें कंप्लेनेंट बनेगा तो फिर उनकी जान नहीं छूटेगी, या हमारी इंफॉर्मेशन में आएगा और वो सबूत होंगे, हाँ, वाकई प्रूव होंगे तो ही बात हो सकती है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर 2 लोग या 10 लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो एजेंसी को कैसे पता चलेगा जब तक कोई रिपोर्ट नहीं करेगा? सब ये रजब भट्ट कैसे चला गया पाकिस्तान से बाहर? जहाज में बैठा और चला गया। हम रोक सकते हैं उसको? नहीं रोक सकते आप। अब रोक सकते हैं ना, जब उसके खिलाफ हमने एक्शन ले लिया हुआ है। वो खुद ही रुका हुआ है ना, वो तो खुद कह रहा है मैं पाकिस्तान आऊंगा तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाऊंगा। हाँ, तो फैसिलिटेट नहीं कर दिया उसको? वो नहीं, पहले हमने उसको बता दिया, वो पाकिस्तान आएगा। नहीं, हमने कहाँ बताया, हमने नहीं बताया। हम तो हर बंदे को इंक्वायरी में बुलाते हैं, उसको एक ब्लास्फेमी इंक्वायरी के अंदर यहाँ बुलाया गया था। अभी तो ये गैमलिंग के केस में तो उसको अभी कॉल ही नहीं किया गया था, अभी तो इस पर रिसर्च जारी थी। तो उसको एक ब्लास्फेमी कंटेंट्स की
ऊपर बुलाया था, जो कि एक शहरी की दरख्वास्त पे वो आया, आकर अपना मौक़िफ़ दिया और चला गया। अब वो रात ही या उससे अगले दिन वो चला गया पाकिस्तान से, हमारे अगले नोटिस से पहले ही। तो उसके लिए हमारा तो कोई इशू नहीं है, लोग चले जाते हैं, लेकिन हम कानून अपना रास्ता खुद बना लेता है। अब जब उस पर FIR होगी, तहकीकात मुकम्मल होंगी, तो वो अरेस्ट हो जाएगा, हम उसका केस बनाकर इंटरपोल के थ्रू भेजेंगे और वो हम उसको बाहर के कंट्री से ले आएंगे, दैट इज़ नॉट इशू। सेकेंडली, अगर वो पाकिस्तान आना चाहता है तो आपके कैमरे के तवज्जुह से, तो उसके पास राइट है। अगर वो कहता है कि मैं एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो भाई वो प्रोटेक्टेड बेल करवा के आ जाए, वो बाहर से प्रोटेक्टेड बेल करवाए, आकर यहाँ कोर्ट ऑफ लॉ से बेल बिफोर अरेस्ट ले, जिसे हिफाजती जमानत कहते हैं, और आकर लॉ के। मेरा मकसद किसी को मतलब कहने का कि किसी के साथ गिरफ्तार करना या उसके साथ जुल्म करना नहीं है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, एज पर लॉ चलना है, एज पर लॉ वो पाकिस्तान में आएगा तो अपने आप को, हमारा तो मौक़िफ़ है कि वो बल्कि आए, हम उसको फैसिलिटेट करते हैं, वो पाकिस्तान में आए, NCCIA के सामने आकर बेल करवा के सरेंडर करे और हमें हमारे सवालात का जवाब दे। अगर उसने हमारे सवालात के जवाब हमें मुतमिन कर दिया तो हम उसको बेगुनाह कर देंगे, अगर गुनाहगार हुआ तो वो हवालात मौजूद है। ठीक है। और इंटरपोल के जरिए इतना आसान होता है? कितने लोग आज तक इंटरपोल के जरिए लिखे हैं और आते हैं? सैकड़ों बल्कि हजारों में होंगे। अच्छा। जी, आज का नहीं, 2007-8 हजारों में होंगे, सैकड़ों में नहीं, हजारों में होंगे। पंजाब पुलिस, तमाम अदारों के जितने मुलजमान हैं, दूसरे सूबों की प्रोविंशियल पुलिस है, सैकड़ों लोग आते हैं। तो आप डाटा ले सकते हैं हमारे इंटरपोल वालों से कि पिछले 3 साल में, आपको मेरा ख्याल है कि पिछले 3 साल में या 2 साल में या साल का ही ले ले, तो आपको हजारों में होंगे वो लोग। लेकिन जैसा वो प्रोसेस जब हम देखते हैं तो वो बहुत लंबा नहीं है। पहले इंटरपोल के जरिए एक FIR होती है, फिर अरेस्ट वारंट होते हैं, फिर 87 की कार्रवाई होती है, फिर दायमी वारंट, फिर 88 की कार्रवाई। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो तो बंदा नहीं, देखें कानून नहीं बुरा कहाँ हो जाता है, 2 महीने का टोटल प्रोसेस है। देखें मेरी बात सुने, कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है हर शहरी को कि वो अपना मौक़िफ़ दे, उसको वक्त देता है। ये नहीं होता जैसे शुरू दिन आप लोगों में बहुत सारे एंकर कहना शुरू हो गए कि डक्की को कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, वो एयरपोर्ट पे गया तो पकड़ के बंद कर दिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब एक सोसाइटी का मौक़िफ़ होता है ना। नहीं, मेरा मौक़िफ़ वो है जो आपने नोटिस भेजे, एक प्रोसेस को फॉलो किया है। इसी तरह मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसमें भी प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे। 2 महीने लगते हैं तो क्या है, कब तक वो अपने पाकिस्तान में बहन भाइयों से, पेरेंट्स से, इस लैंड से दूर कोई कैसे रह सकता है? जब आएगा गिरफ्तार हो जाएगा। ये सब रजब भट्ट मनी लॉन्ड्रर, मिस्टर पतलू मनी लॉन्ड्रर, डकी भाई मनी लॉन्ड्रर, खवातीन टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स मनी लॉन्ड्रर, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग ही करते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक वे है कि गाड़ियां लेने के लिए, और हम तो बस बैठे होते हैं। तो इनके पास कौन सी गीदड़ सिंगी है, कौन सी टेक्निक है जो ये रातों रात वो गाड़ी लेके मोटरवे पे जा रहे हैं, टांगे ऊपर रखी हैं, सो रहे हैं। तो ये देखें इनमें से जो पहला नाम है ना, सादुर रहमान उर्फ डकी, उस पर अभी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीडिंग हमने स्टार्ट की है। मैं क्योंकि एक लीगल फोरम पे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बैठा हूँ, मैं एडवांस इन्वेस्टिगेशन में कुछ कह नहीं सकता। बाकियों के ख़िलाफ़ तो अभी हमने किसी के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की। अच्छा। मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीडिंग का एक मैकेनिज़्म होता है कि आपने पहले प्रेडिकेट ऑफेंस देखना होता है कि कौन सा ऐसा जुर्म है जिसके ज़रिए इल्लीगल मीन्स के ज़रिए ब्लैक मनी इकट्ठी की जा रही है, या वो किडनैपिंग फॉर रैंसम हो सकता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो सकती है, लॉट ऑफ रिश्वत के पैसे हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कब्ज़ों के अंदर से पैसे हो सकते हैं, लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि ब्लैक मनी की बहुत बड़ी वास्ट डेफिनेशन है। ब्लैक मनी किसी भी फील्ड में होगी, जब वो रिपोर्ट होगी किसी भी लीगल चैनल पे आएगी तो फिर आमला, जिसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, वो अट्रैक्ट करता है। और उसके लिए फिर पूरा एक प्रोसीजर होता है ताकि इंटरनेशनली कम्युनिटी और नेशनल कम्युनिटी ये ना कहे कि विक्टिमाइजेशन हो रही है। लॉफुली हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट तरीके से करना। टोटल तकरीबन ये 5-6 लोग हैं जिनके घेरा तंग हो रहा है, और इन्हीं की आवाज़ें आ रही। मेरी क्यों नहीं आ रही आवाज़? नहीं 5-6 नहीं है, काफ़ी हैं, खवातीन भी हैं, काफ़ी हैं जी, हैं खवातीन भी हैं। एक खातून भेजे जी, एक खातून को तो भेजा हुआ है, कोई इकरा कमल है सिस्ट्रोलॉजी वाली, वो कल पेश हो रही हैं अपना मौक़िफ़ देने के लिए। अच्छा। तो ये तो इंक्वायरी प्रोसीडिंग है, लोग घबरा रहे हैं कि जी शायद
ये पर्चा हो गया। कई मैं एंकर्स को देख रहा हूँ कि वो टीवियों पे बैठ के वो हमारे नोटिस को FIR कह के लहरा रहे हैं। मैं अपनी सोसाइटी को आपके चैनल के ज़रिए कहता हूँ कि नोटिस होता है, FIR डिफरेंट होती है। ऊपर लिखा हुआ है नोटिस है, उनको बुलाया गया है कि आप अपने सवालात का जवाब दें। नोटिस का मतलब अरेस्ट नहीं होता, नोटिस का मतलब होता है कि हमारे क्वेश्चंस को आंसर करना, हमें सेटिस्फाई करना। जैसे ब्लास्फेमी, ये लफ्ज सुनते ही खौफतारी हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इस निर्गे में आ जाती हैं। आप ये समझते हैं कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कि बाहर जाओ और साइलम ले लो? करते हैं। ये खुदगर्ज माशरा है, बेहिस माशरा है कि हम अपनी ख्वाहिशात के लिए अपना मज़हब बेचते हैं, अपनी रियासत पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, उसको स्टेक पे रखते हैं और यहाँ पर अपने ऐसी हरकत व सकनात डेलिब्रेटली करते हैं और करने के बाद अपने ऊपर FIR करवा के बाहर जाकर ये जो धंधा करते हैं वह, तो फिर ऐसे इंसान के लिए तो ज़ाहिर है कुछ कहना भी फजूल है कि जो रियासत पाकिस्तान जो उसकी माँ है, रियासत माँ के जैसी होती है, जो जहाँ जिस जगह पर उसके अबाव अजदाद दफन है, जिस जगह पे उसकी फैमिलीज़ रहती हैं, एक पूरा कबीला वहाँ पे बसा हुआ है उनका, उन सारों को अपने मज़हब को, अपनी रियासत को दाव पे लगाकर एक अगर किसी कंट्री की नेशनैलिटी के लिए कोई बंदा तावड़ा हो रहा है तो मेरा मशवरा है उसके पूरे ख़ानदान को कि वो रियासत पाकिस्तान को छोड़े, जाएं जाकर इंडिया में और इतनी दुनिया पर ये रहें। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ रियासत पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। अच्छा, ये तौहीन सिर्फ यहाँ नहीं हो रही ना, ये मजहबी जमातों के अंदर कुछ ऐसे बयानात आ रहे हैं। अभी इंजीनियर अली मिर्ज़ा वो ब्लास्फेमी के केस में उनको गिरफ्तार भी किया गया और मैंने एक FIR देखी 295C के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जबकि उनके एकेडमी वाले कहते हैं कि वो कोई FIR नहीं हुई, वो 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया और उन्होंने कहा आपकी जान को ख़तरा है। तो जो मजहबी मामलात की कुछ वीडियोज़ होती हैं और उसमें कंप्लेनेंट सबसे आसान काम है, जो मुखालिफ है वो कंप्लेनेंट भी बन जाता है, उसमें आप कार्रवाई इतनी पावर होती है आपके पास? ये मजहबी जो मुफ्तियान हैं, मुफ्ती लोग और ये उलमा, इन तक आप उनसे अप्रोच करते हैं, फिर आप उनको? देखें, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक आपने छेड़ दिया है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है जितना मीडिया पे लोग कहते हैं कि बड़ी आसानी से किसी पे इल्ज़ाम लग गया ब्लास्फेमी का और उसको सज़ा हो गई। ऐसा नहीं है। उल्मा काउंसिल एक एग्जिस्ट करती है। जब भी कोई कंप्लेनर कंप्लेंट करता है, पाकिस्तान में हम लोग उस केस के कंटेंट से एक केस बनाते हैं जो कि ऑनरेबल उल्मा काउंसिल पाकिस्तान को हम सेंड करते हैं। चेयरमैन नज़रियाती काउंसिल जो होते हैं, जो उल्मा काउंसिल, नज़रियाती काउंसिल इज समथिंग इज डिफरेंट। ठीक हो। उल्मा काउंसिल के अंदर तमाम मसालिक के उल्मा इकराम मुफ्तियान तशरीफ़ फरमा हैं। उल्मा काउंसिल फिर हमें उसके कंटेंट्स को पढ़ के उस पर रिसर्च करके एक प्रॉपर फतवा कह लें या एक प्रॉपर हमें आंसर देती है कि ये ब्लास्फेमी कंटेंट्स हैं कि नहीं हैं। हम उनसे मशावरत, कुछ तो ऐसे होते हैं ना कि एपरेंटली नज़र आ रहे हैं कि हैं ब्लास्फेमी हुई है। जैसे मैंने बताया कि जी लोग आजकल ब्लास्फेमी के इतने टाइप्स हैं कि फ़िज़िकल ब्लास्फेमी कर रहे हैं। फ़िज़िकल कैसे कर रहे हैं कि ग्रुप सेक्स के दौरान जो गलाजत होती है वो माज़अल्लाह नौज़ बिल्लाह कलामुल्लाह पे, कुरान मजीद, फुरकान हमीद पर फेंकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं रिपोर्टेडली कि हमने वो कुरान मजीद, फुरकान हमीद को उनसे बरामद करवाया, फिर उन मुलज़मान का DNA करवाया, फिर उस गलाजत का DNA किया तो वो मैच हो गया। इससे क्लियर केस कोई हो सकता है? इससे क्लियर केस कोई नहीं हो सकता। तो वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में जब केस हम पुटअप करते हैं तो 2-2 साल 3-3 साल एक ट्रायल, एक लॉ का मेकनिज़म है ताकि हम लोग किसी को गलत तरीके से या कोई भी शख्स किसी को गलत तरीके से सज़ा ना दिलवाए इन सेंसिटिव मैटर्स पे। तो इन सेंसिटिव मैटर्स पे ये लोगों ने इसको मजाक बनाया हुआ है। आजकल सोशल मीडिया पे एक दूसरे पे फ़ौरन इल्ज़ाम लगा देते हैं तौहीन का। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो मुंह खोलने से पहले 1000 दफ़ा सोचना चाहिए। हमारे पास कंप्लेंट आती है, उसमें लिखा होता है, हम बेवकूफ़ हैं कि हम उसको उल्मा काउंसिल को रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो जिसका काम है वो उसी ने करना है। बहुत अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी प्रॉब्लम ये है मेरे वतन अजीज़ में आजकल जो सबसे बड़ा है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा।
मेरा मसला ये है कि यहाँ ट्रैफिक वाला वकील को मशवरा दे रहा है, वकील डॉक्टर को मशवरा दे रहा है, डॉक्टर इंजीनियर को मशवरा दे रहा है, इंजीनियर जज को मशवरा दे रहा है, सहाफ़ी चाहे वो मतलब कहने का कि उसका फील्ड आर्ट का हो, वो मेडिकल की फील्ड में रिसर्च लेके आ रहा है, और MBBS डॉक्टर सहाफ़ी बन के सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, जिन्होंने सहाफ़त में इल्म हासिल किया, इतनी मेहनत की, वो ऑपरेशन करें जाके उनकी जगह पे। और राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए मेरा मकसद। और इसके अलावा यहाँ पर आपने बहुत सारे नाम निहाद उलमाए कराम भी देखे होंगे जो हर रोज़ सोशल मीडिया पे वतन अजीज़ की आवाम को जन्नत दोज़ख की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो मैं ऐसे तमाम अनासर से बहुत हम्बल आपके चैनल के ज़रिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो जन्नत दोज़ख देने का काम मेरे परवरदिगार का है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, वो अल्लाह ताला को करने दें। जो जजिस का काम है वो फ़ैसले जजिस को करने दें। जो वकला का काम है, लंदन कौंसिल का काम है, वो उनको करने दें। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ या लॉ इन्फोर्समेंट अदारों का काम है वो उनको करने दें। आपने देखा होगा कि ये दो जो है जमातें पढ़े हुए प्रोफेसर बने बैठे हैं सोशल मीडिया पे फ़ैन फॉलोइंग की वजह से, वो जजिस के फ़ैसलों पे, बड़े बड़े फ़ैसलों पे वो अपनी अर्करेज़ी कर रहे होते हैं, वो अपने कानूनी मशवरे दे रहे होते हैं, हालांकि उन्हें लॉ के स्पेलिंग नहीं आते होते कि अल्फ़ाबेट्स कौन से। मुझे याद आ गया इमरान रियाज खान के क्या स्टेटस है, इंटरपोल को लिखा आपने? जी, इंटरपोल के थ्रू डॉक्टर मोहित पीरज़ादा जी, जितने भी लोग पाकिस्तान से भागे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठकर रियासत पाकिस्तान पे हर्जा सराई कर रहे हैं, जिनका मुंह नहीं खुलता हमारे हमसाया दुश्मन मुल्क इंडिया के ख़िलाफ़, क्यों, और जिनका मुंह खुलता है मार्काए हक के ख़िलाफ़, जिनका मुंह खुलता है ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में, वो जिनके अकाउंट भारत वाले, इंडिया वाले ब्लॉक नहीं करते, जिनके फैन फॉलोअर्स 80% से ज़्यादा भारत में हैं, अच्छा? उनको पैसे, यस आप चेक कर लें, आप इनके फैन फॉलोइंग चेक करें। इमरान रियाज, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, मैं किसी का स्पेसिफिक नाम लेके नहीं कह रहा, तो यही है ना, जर्नली जितने भी ये बाहर से बैठ के, वो आदिल राजा है एक, खुद को वो अल्लाह ने उसको कितनी इज्जत दी थी कि वतन अजीज की पाक आर्मी में अल्लाह तबारक ताला ने उसको एक मकाम दिया था। वो अकले कुल बने बैठे हैं, और उसी इदारे ने जिसने उसको पाला, जिसने उसको पोसा, जिसने उसको वो नाम दिया, अब वो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, कि उसको मेजर का रैंक दिया, किस तरह से उसका कोर्ट मार्शल में उसी उदारे ने उससे वो नाम भी छीन लिया। रूहानी कैफियत होती है, आपके पीछे फ्लैग है, पाकिस्तान का झंडा है, तो आपके अंदर एक जोश होता है, तो जिसके दिल पे फ्लैग लगा हो वो ऐसा क्यों, आप क्या कि पैसे में इतनी कशिश होती है? बस ये बना ली गई है सोसाइटी में, इनको ये नहीं पता कि मियानी साहब में 6 फुट या 5 फुट कद के हिसाब से जगह मिलनी भी है कि किसी को नसीब नहीं होनी। नहीं, वहां वो लोग बैठे थे जो कहते थे कि हम नहीं होंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, लेटे हुए मियानी साहब बड़े हुए, फिरौन पड़ा हुआ है। हाँ जी। अच्छा, फिरौन तो छोड़े, गलाजत के लोग, हिटलर, ये लोगों को तो छोड़े, अल्लाह तबारक ताला के नेक बंदे, जो हमारा ईमान है कि 1,20,24 हज़ार के करीब, 1,24,000 के लगभग जो अंबिया इकराम, पैगंबर, अल्लाह के नहीं, सहाबा इकराम से अलग हैं, 1,24,000 जो अंबिया इकराम और अल्लाह के मैसेंजर पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलक, वो तमाम भी तो नेक हस्तियां अल्लाह के वापस लौट गई हैं। तो फिर ये लोगों ने ये पैसा अपनी कब्रों पे रखना है कि अपने वतन अजीज़ में भी नहीं आ सकते और अपने बच्चों को भी नहीं मिल सकते, तो सिर्फ पैसा इनका ईमान है। तो इनको फिर मैं कहता हूँ खुदा हाफिज ही कहना बनता है। ये वसीम अकरम साहब का नाम आया था कि ये भी कुछ ऐसी ऐप्स के अंदर प्रमोशन करते रहे, 46 एप्लीकेशंस। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये एप्लीकेशंस यहाँ से ब्लॉक नहीं हो सकती, अगर होती हैं तो फिर VPN के थ्रू वो इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास कोई तोड़ नहीं है इसका अभी तक आया आज तक? बिल्कुल तोड़ है जी। VPN हमने इन VPNs के ज़रिए ही, अभी तो हमने इसको ब्लॉक कर दिया, अभी VPN के ज़रिए भी हम इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे कुछ सॉफ्टवेयर पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, जो VPN के ज़रिए भी इन एप्लीकेशंस पे या एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे वो आइडेंटिफाई होंगे। बहुत जल्द
एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है आपके कंट्री में, जो आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट चीज़ें हम इक्विप कर रहे हैं। और इंशाल्लाह वतन अज़ीज़ के जो, जैसे तो आपको पता है कि हमारी जो फिज़िकल बाउंड्रीज़ तो वो K2 के पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत हमारी पाक आर्मी के हाथों में है, और वो पाक आर्मी ने उसको महफूज किया हुआ है। अब इस नए अदारे NCCIA के कंधों पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे कमज़ोर कंधों पे डाल दी गई है कि हम इंशाल्लाह जो साइबर स्पेस है, जो पाकिस्तान की साइबर बाउंड्रीज़ है, उसके महाफ़िज़ हम हैं। हम इंशाल्लाह अपने वतन अज़ीज़ की साइबर स्पेस को सिक्योर करेंगे इस तरह के तमाम क्रिमिनल से। वसीम अकरम, कोई आपको वसीम अकरम साहब से कोई राबता हुआ? सोशल मीडिया की खबरें हैं सारी, फजूल खबरें हैं। मारिया बी ने जो वीडियो बनाई थी वो, जी, मारिया बी के अगेंस्ट हमारे पास एक कंप्लेंट है, उन्हें हमने नोटिस डाला हुआ है, उनका मौक़िफ़ लेने के लिए वो आकर मौक़िफ़ देंगी। तो उन्होंने कहा वो कोऑपरेट करेंगी, कोई आपका वो आएंगी तो फिर हम कुछ कह सकेंगे। अभी तक वो तशरीफ़ नहीं लाई। जब वो ख़ुद को कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, अदारे के सामने सरेंडर करेंगी तो फिर इंशाल्लाह हम। सब एक बुनियादी सा सवाल है, तो आखिरी ये मुझे पहले पूछना है, एक आम आदमी जिसको सोशल मीडिया पे कोई थ्रेट आती है, कोई व्हाट्सएप पे नाज़ेबा तस्वीर आ जाती हैं, फेसबुक हैक हो जाता है, मेरे साथ भी कुछ अटेम्प्ट्स करते रहे हैं लोग ये, तो वो कैसे आपको आके कंप्लेन करेगा, उसके क्या तरीक़ेकार होगा? वो हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन वेबसाइट है NCCIA की, वहाँ भी कर सकता है। 24/7 हमारी हेल्पलाइन है, उस पर भी कर सकता है। फ़िज़िकल हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऑफिस हैं साइबर क्राइम के, किसी भी ऑफिस में कोई भी कंप्लेनेंट आकर हेल्प डेस्क बना हुआ है, वहाँ पर कंप्यूटर पड़े हुए हैं। सेंट्रलाइज्ड हमारा कंप्लेंट सिस्टम है। पाकिस्तान के किसी भी जगह से कोई कंप्लेंट लॉन्च होती है तो वो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में से राउट होकर फिर कंसर्न क्वार्टर पे चली जाती है और उस पर कार्रवाई की जाती है। तो उसका कोई टाइम फ्रेम भी होता है कि वो इशू पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली क्या इशू है? जी, डिपेंड करता है, वेरी करता है इशू पे। तो कुछ इशूज को मेंटेन रखते हैं। बिल्कुल, आपने अभी पीछे क्वेश्चन पूछा कि जी डकी के अंदर कुछ, हालांकि वो हमारा मुल्ज़म है और वो फाइनेंशियल क्राइम का मुल्ज़म है, वो एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ का मुल्ज़म है, मेरे वतन अज़ीज़ के बच्चों को जुआ गैमलिंग ऐप सिखाने का मुल्ज़म है, और बहुत जितने भी इल्ज़ामात उस पर हैं। इसके बावजूद जो उसके प्राइवेसी है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, नो कंप्रोमाइज़। तो अगर हम एक क्रिमिनल का डिजिटल गैजेट हमारे पास होता है, हम उसकी प्राइवेसी के रखवाले हैं, तो बाकियों के तो फिर जाहिर है। और यही ला के रिक्वायरमेंट, बिल्कुल कानून की। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया। आपकी मसरूफियात बहुत थी मैंने देखा, लेकिन आपने वक्त दिया और बड़ी खंदा पेशानी के साथ जवाब दिए। और सबसे अच्छी बात ये थी आपकी कि आपने ये नहीं कहा कि आपने कहा जो भी आप सवाल करेंगे मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। कोई आखिरी पैगाम नई नस्ल को, टारगेट ऑडियंस को, क्योंकि मैंने देखा आपका टारगेट यूथ है, आप इमोशनल भी हो जाते हैं कि यार यूथ किस तरफ जा रही है, इनके क्या काम थे, तो कोई पैगाम आप देना चाहें? पैगाम मैं अपने वतन अज़ीज़ के तमाम पेरेंट्स को, तमाम टीचर्स को, दानिश्वर्स को पहले दूंगा कि खुदारा मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को ये डिजिटल गैजेट्स तो आपने दे दिए हैं, मोबाइल्स तो हाथों में या लैपटॉप तो दे दिए हैं, लेकिन आप वो भूल गए। जैसे आप जब बच्चे होते थे, हम बच्चे होते थे, तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि भी स्कूल में फ़लाँ के बच्चों के साथ आपने नहीं खेलना, वो अच्छे लोग नहीं हैं। गली मोहल्ले में ग्राउंड में जाते थे खेलने तो कहते थे उन बच्चों के साथ आपने नहीं खेलना। तो अब मैं उसी पैराहे में अपने डिजिटल दौर में, साइबर ईरा के दौर में उन पेरेंट्स को, उन टीचर्स को कहना चाहूँगा कि अब आप अपने बच्चों के ये जो मोबाइल हैं, ये जो गैजेट्स हैं, ये डेली चेक किया करें कि उसमें ऐसी गंदी ऐप तो नहीं आपके बच्चों ने डाउनलोड कर दी हुई। ये आपका फ़र्ज़ है। आप कोविड के बाद ये मत समझें कि आपने डिस्टेंस लर्निंग के लिए बच्चों को गैजेट्स दे दिए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए कहीं आप भूल तो नहीं गए कि आपका बच्चा किसी गैमलिंग ऐप में इन्वॉल्व हो गया, आपका बच्चा किसी पोर्न साइड में इन्वॉल्व हो गया, आपका बच्चा किसी ड्रग एडिक्टेड साइड में इन्वॉल्व हो गया, आपका बच्चा क्या किसी ये जो होती हैं हमारी नेगेटिव एक्टिविटीज़, गंदी पार्टीज़ और इस तरह की चीज़ें, उसमें तो नहीं गिरता चला जा रहा। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चों की हिफाजत करें, आप उनके डिजिटल गैजेट्स को रेगुलरली मॉनिटर करें, और घरों में अगर कंप्यूटर या लैपटॉप हैं तो उनकी स्क्रीन का रुख
वो प्राइवेसी कोई नहीं है बच्चों की, वो उसको रुख को पब्लिकली जहाँ पे आपके फैमिली वाले मूव कर रहे हैं आते जाते हैं उसका स्क्रीन का मुंह उस तरफ करें, ताकि बच्चे जुर्रत ही ना कर सकें कि वो कोई ऐसी चीज़ों की में लत पड़ सके जिसकी वजह से उनकी तालीम का नुकसान हो। थैंक यू। तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद रहे। उन्होंने बताया है कि जहां रियासत अपना काम कर रही है कानून की हुक्मरानी के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, वहाँ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर फॉलो अप रखें, उन पर चेक रखें, फिर उसका फॉलो अप रखें कि वो किन किन एक्टिविटीज़ में मुब्तला हैं और किस तरह से, क्योंकि सबसे पहली जो तरबियत गाह है वो वालिदैन ही हैं। तो जब वो चेक रखेंगे तो अच्छे बच्चे आगे आएंगे। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।